परिणाम यह होता है कि पूरे देश में एक बार फिर से असहयोग आंदोलन से बड़ा एक नया आंदोलन शुरू होता है, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। मैं बता दूं बच्चों कि इसके पिछले कक्षा में मैंने बताया था कि कैसे 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और उसी के बाद यह घोषणा की जाती है कि अब हम पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं लेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी एक बार फिर से भारतीय राजनीति में इस प्रकार से उनकी छवि गढ़ी जाती है कि अब लगता है कि कुछ दिनों में फिर हमारा देश स्वतंत्र होने का है। तो इस आंदोलन को हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन के बाद हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आप जो ये देख रहे हैं लाइनिंग, इसे टाइम लाइन कहा जाता है या हिंदी में समय रेखा, और इतिहास में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे इसमें कि किस प्रकार से भारत की जो स्वतंत्रता की गतिविधियां हैं वो किस कालक्रम से चलना आरंभ होती हैं। तो जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होता है तो उसी बीच में आप जैसा कि जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जब आरंभ हुआ और जनमानस का इसमें समर्थन मिलना शुरू हुआ, उसके बाद 4 मई 1930 ईस्वी को ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अब ये सवाल उठता है कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार क्यों किया जाता है? तो शायद आप भूल गए, मैंने बताया था कि दांडी यात्रा में जिस तरह से उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था, उसके बाद से ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को एक बार फिर से गिरफ्तार कर दिया जाता है। और गिरफ्तार होने के बाद देश में कुछ घटनाएं होती हैं, हम उन घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तो उसके बाद एक गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार के द्वारा बुलाया जाता है। अब ये गोलमेज सम्मेलन क्या होता है? तो गोलमेज का मतलब होता है गोल और मेज मतलब टेबल, यानी कि राउंड टेबल। तो राउंड टेबल सम्मेलन लंदन में बुलाया जाता है। और इस सम्मेलन में जैसा कि हम लोगों ने पिछले देखा था पिछली कक्षा में कि साइमन कमीशन आता है भारत में और आने के बाद यहाँ के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करता है, तो उसमें कुछ सुझाव रखे जाते हैं। उन सुझावों को ब्रिटिश सरकार और भारतीय जो नेता थे उनके बीच में एक समझौता हो सके, एक बात हो सके, उसके लिए राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजित किया जाता है। यह 19 नवंबर 1930 ईस्वी को होता है, परंतु इसमें कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, चाहे वो महात्मा गांधी हो चाहे अन्य जो राष्ट्रीय नेता हो, वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो महात्मा गांधी क्यों नहीं भाग लेते हैं? इसलिए नहीं भाग लेते हैं क्योंकि उन्हें तो जेल में बंद कर दिया गया था। तो इस कारण से यह जो सम्मेलन था वो क्या हो गया? असफल हो गया। तो इस घटना के बाद जब ब्रिटिश सरकार को लगता है कि यह घटना जो है, ये जो सम्मेलन है वो पूरी तरह से असफल हो रही है, तो उसके लिए फिर क्या किया जाए कि कैसे फिर हम लोग जो पूरा भारतवर्ष में जो असंतोष की लहर फैली हुई है उससे हम कम करें। इसी बीच में महात्मा गांधी को गोलमेज सम्मेलन में पुनः भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है और उसके पहले महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता होता है। और ये कब होता है? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। उसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व में महात्मा गांधी के द्वारा जो मांग रखी जाती है उसमें ये था कि राजनीतिक जो बंदी हैं उन्हें मुक्त करना, या जो नमक पर टैक्स लगाया गया था उस टैक्स को समाप्त करना, और इस तरह से वैसे लोग जो अहिंसात्मक रूप से जेलों में बंद हैं उन्हें स्वतंत्र करना। और जो ये सब चीज़ें थी उन मांगों को रखने के लिए या उनको मान लिया जाता है और महात्मा गांधी से ये कहा जाता है कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करें। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यह भी लंदन में होता है और ये आरंभ कब होता है? सितंबर 1931 ईस्वी को। यह जो सम्मेलन था वो बहुत ही कॉन्ट्रीवर्शियल था। कॉन्ट्रीवर्शियल मतलब विवादास्पद था। क्यों था? कि इसमें एक तो महात्मा गांधी को बुलाया गया था, परंतु इसमें भारत के अन्य जो पार्टियां थीं उनके भी नेता शामिल थे और उसमें एक महत्वपूर्ण नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अब आप पूछेंगे कि अंबेडकर तो जो थे वो तो पहले वाले गोलमेज में भी गए थे, तो इस बार इतना चर्चा में क्यों आए? तो बात यहाँ ये थी कि जैसे ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आरंभ होता है, महात्मा गांधी अपने कॉन्फ्रेंस में ये बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है
और इसी बात को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अपोज किया जाता है, यानी कि उनका विरोध किया जाता है। उनका ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ उच्च वर्ग का या समाज के कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है, ना कि पूरे भारतवर्ष का। इस बीच में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में पृथक निर्वाचन को लेकर काफी विवाद होता है। और पृथक निर्वाचन क्या होता है? तो पृथक निर्वाचन का अर्थ है कि जाति समुदाय अलग अलग जो धर्म के थे उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई थी, जिसमें मुसलमानों के लिए, सिख के लिए और एंग्लो इंडियन के लिए किया गया था। परंतु डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि जिस तरह से अन्य जातियां हैं उसी प्रकार से अछूत जो है समाज में उनके लिए भी सीट रिजर्व हो, और उन्हें हिंदू नहीं मानते थे। उनका मानना था कि हिंदू लोग के द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए उन्हें अलग से राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। पर महात्मा गांधी के द्वारा जब काफ़ी विरोध किया जाता है और ये जो सम्मेलन था वो पूरी तरह से विवाद में पड़ने कारण यह भी असफल हो जाता है। ये जो घटना थी वो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच की जो घटना थी वो काफ़ी अपने नए राजनीति के आयाम को प्रस्तुत करती है। इस क्रम में एक और महत्वपूर्ण घटना होती है। ब्रिटिश सरकार जो थी वो 14 अगस्त 1932 ईस्वी को कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा करती है। कॉमनवेल्थ अवार्ड, जी हाँ बच्चों, कॉमनवेल्थ अवार्ड को हिंदी में सांप्रदायिक पंचाट बोलते हैं। और इस अवार्ड में ये घोषणा की गई थी कि जो समाज के अछूत वर्ग के लोग हैं उन्हें पृथक निर्वाचन दिया जाएगा, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर के जो सुझाव थे उस प्रस्ताव को या उन सुझावों को माना जाएगा। इस कारण से 20 सितंबर को महात्मा गांधी के द्वारा अनशन कर दिया जाता है। अनशन, हाँ बच्चों, अनशन का मतलब होता है खाना और पीना का त्याग करना, यानी कि अन्न जल ग्रहण नहीं करना। तो अब महात्मा गांधी के द्वारा अनशन करने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था कि वो चाहते थे कि जिस तरह से मुसलमान, सिख और अन्य जो लोग हैं वो हिंदू धर्म से अलग हो गए, इस प्रकार से जो दलित वर्ग के लोग हैं वो भी हिंदू धर्म से वो अलग नहीं, वो हिंदू धर्म के ही एक भाग हैं। और इस कारण से अनशन हो गया और उनकी स्थिति खराब होने लगी। अब जाहिर सी बात है कि जब कोई व्यक्ति भूखा रहेगा, जो अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा, तो बीमार तो पड़ेगा ही। और ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी भारत के लिए उस समय एक तत्कालीन बहुत बड़े धरोहर के रूप में थे। जब उनके स्वास्थ्य बिगड़ने लगी तो लोगों का दबाव महात्मा गांधी को अनशन को खत्म करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर पर पड़ने लगा। इसी बीच में एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इंटरमीडिएट के परीक्षा में पूना पैक्ट या सांप्रदायिक पंचाट या कॉमनवेल्थ अवार्ड या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये सब टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको इसके बारे में काफ़ी ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो जो समझौता था, मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं कि पूना समझौता में डॉक्टर अंबेडकर और भीमराव अंबेडकर के साथ महात्मा गांधी के द्वारा जो समझौता किया गया उसमें दो प्रमुख बातें हुई। पहली कि जो प्रांतीय विधायिका है उसमें जो इनके सीट थे 71, उसे बढ़ा करके अब 148 कर दिया गया। किसके लिए? वो कर दिया गया अछूत वर्ग के या दलित वर्ग के लोगों के लिए। और दूसरा कि जो केंद्रीय जो विधानसभा था, विधानमंडल था, उसमें उनके 18 सीट उन्हें दे दिया गया। इसके साथ साथ और भी कई प्रावधान किए गए जिसमें बच्चों को छात्रवृत्ति देने की बात थी, उच्च शिक्षा में उन्हें कुछ आरक्षण दिए जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुनः समझौता किया गया और महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर का जो विवाद था वो समाप्त हो गया। आगे हम देखते हैं कि इसी बीच में भारतीय राजनीति में एक और महत्वपूर्ण घटना होती है 1935 का अधिनियम। हम कह सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम में भारत सरकार का जो अधिनियम था उसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत में जो शासन प्रणाली है उसको आरंभ करना और जो यहाँ के लोगों में असंतोष था ब्रिटिश सरकार के प्रति उसको कम करना। और इसी परिप्रेक्ष्य में 1937 ईस्वी में एक चुनाव कराया जाता है भारत में, और जिसमें कांग्रेस पार्टी और अन्य जो राजनीतिक पार्टियां थीं उन सभी पार्टियों को इसमें आमंत्रित किया जाता है। और जब ये चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिलती है और यहाँ पर उनकी सरकार बनती है जिसे हम अंतरिम सरकार भी कहते हैं। तो इस बीच में जो घटनाएं हो रही थी आप देखेंगे ध्यान से कि किस प्रकार से राजनीति जो है अब भारत की बदलने लगी है और राष्ट्रीय आंदोलन अब किस ओर जा रहा है।
इस क्रम में 1 सितंबर 1939 ईस्वी को एक वैश्विक घटना होती है और वो घटना क्या थी? द्वितीय विश्व युद्ध की। मैं बता दूं बच्चों कि इसके पहले हम लोगों ने देखा था पहले वीडियो में कि प्रथम विश्व युद्ध होता है और प्रथम विश्व युद्ध में एक ओर जहां इंग्लैंड नेतृत्व कर रहा था, वहीं दूसरी ओर जो जर्मनी था वो उसका एक ओर जर्मनी नेतृत्व कर रहा था। तो वो जो घटना थी प्रथम विश्व युद्ध को जो आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का जो परिणाम था वो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बीज का काम करता है और वही परिस्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के समय आरंभ होती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी वही बात थी, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र जो थे उन राष्ट्रों के बीच में फिर युद्ध आरंभ होता है, परंतु इस बार जो युद्ध की दशा होती है वो थोड़ी दूसरी होती है। दूसरी कैसे होती है? इसलिए कि इस बार प्रथम विश्व युद्ध की तरह द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक जो हैं वो इंग्लैंड का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब इंग्लैंड का समर्थन नहीं कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि भारत के लोग ब्रिटिश सरकार से पूरी तरह से उनमें असंतोष भरा हुआ था और उन्हें काफ़ी दुख हुआ था जब प्रथम विश्व युद्ध के समय जब उन्होंने ये कहा था कि हम स्थानीय स्वशासन देंगे और उसके बदले वो रॉलेट एक्ट दे देते हैं। इस परिस्थिति में, इस वैश्विक परिस्थिति में एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है जो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लाया जाता है और इस प्रस्ताव का जो मूल उद्देश्य था वो यह था कि एक बार फिर से वो प्रयास करते हैं, कौन? ब्रिटिश सरकार, कि भारत के जो लोग हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन करें और उसमें वो औपनिवेशिक स्वतंत्रता का वो लालच देते हैं, परंतु भारत के जो लोग थे वो इन बातों को वो बिल्कुल मानने से इनकार कर देते हैं। घटनाक्रम किस तरह से बढ़ रहा है आपको इससे ये पता चलेगा कि इतिहास जो है वो एक क्रम में चलता है और अगर आपका कोई भी क्रम टूटा तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है आपको समझने में अगले भाग को। तो इससे आप ध्यान से देखें और ध्यान से अपने क्रम को बनाए रखें। आगे जब मैंने बताया कि अगस्त प्रस्ताव पर जो भारतीय राजनीति के लोग इसे मानने से इनकार कर देते हैं, तब एक और लालच दिया जाता है जिसे हम कह सकते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन स्टोफर क्रिप्स के द्वारा के नेतृत्व में एक मिशन आता है भारत में, जिसका उद्देश्य ये होता है कि भारत के लोग द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन करें ब्रिटिश सरकार का। मूल उद्देश्य वही था और वो कब आता है भारत में? वो आता है 22 मार्च 1942 ईस्वी को। तो इस तरह से जो क्रिप्स मिशन आता है उसका भी उद्देश्य वही होता है कि हम आपको औपनिवेशिक स्वराज देंगे, बशर्ते में आप क्या कीजिए, हमें द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन कीजिए। परंतु भारतीय राजनीति अब इस तरह से बदलती जाती है कि मुश्किल है कि वो फिर से ब्रिटिश सरकार को इसमें भाग लेने के लिए कहें। तो हमने देखा कि किस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व में भारतीय राजनीति की स्थिति थी। हमने ये देखने का प्रयास किया था कि किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है और उसके साथ साथ भारत की जो राजनीति है उसमें परिवर्तन होते हैं। हमने अभी देखा कि क्रिप्स मिशन जो था वो भारत में एक प्रस्ताव लेकर आता है कि आपको मैं स्वतंत्र कर दूंगा, लेकिन आपको उसके पूर्व क्या करना होगा, हमें फिर से एक बार युद्ध में सहयोग करना होगा। परंतु उसके इस प्रस्ताव को भारत सरकार के द्वारा या भारत की जो वर्तमान की सरकार थी उसके द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और 1939 ईस्वी में अंतरिम सरकार जो थी उसका अपना त्याग पत्र दे देती है। अब यहाँ कहने का अर्थ है कि आखिर अंतरिम सरकार क्यों त्याग पत्र देती है? तो त्याग पत्र देने के पीछे उद्देश्य यही था कि लोगों को लग रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में इस बार ब्रिटेन की जो स्थिति है वो उतनी मजबूत नहीं है और जिस प्रकार से जापान की सेना और उसके साथ जो अलायंसेस थे वो मजबूत है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रिटेन इस बार बैकफुट पे जाएगी। इसके बाद भारत की जो गतिविधियां थी वो तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम में बदलने लगती हैं। अब महात्मा गांधी, उन्हें लगता है कि ये वही स्थिति है जहाँ पर एक ओर बाहर के लोग ब्रिटेन पर द्वितीय विश्व युद्ध में हावी हो रहे हैं, वहीं अगर हम लोग अपने स्तर से यानी कि भारत के भीतर अगर एक बहुत बड़े आंदोलन को किया जाए तो हमें जल्दी सफलता मिलेगी। इसलिए महात्मा गांधी के द्वारा और भारत के जो महत्वपूर्ण कांग्रेस के नेता थे उनके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कहा गया। महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन